नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। पहलगाम की खबरें लगातार पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में। एक हफ्ता होने आ गया, अभी तक आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका है। उनके घरों को जरूर नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन उनके ठिकानों को ख़त्म कर दिया गया। पर ये आतंकी कितने थे, कहाँ हैं, इस बारे में अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज हम शुरुआत करना चाहेंगे आज की 3 बड़ी खबरों के साथ, जो पहली बार आपके सामने आ रही हैं। पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 जनवरी को जो आतंकी अटैक हुआ, उससे जुड़ा एक नया वीडियो अब सामने आया है, जो कि बेहद खतरनाक है। वीडियो हमले के ठीक वक्त का है। एक सैलानी है, उसने इस मोबाइल में अपने इस वीडियो को शूट किया है। आप देख सकते हैं, जिप लाइन कर रहे हैं ये सैलानी वहीं पर उसी बेसरन घाटी मिडोज में। तभी गोलियां चलती हैं। इस वीडियो को अगर आप पीछे देखेंगे, हम आपको आराम से भी दिखाएंगे, गोलियां पीछे चलती हैं जो कि कैमरे में कैद हो जाती हैं। नीचे लोग जान बचाते हुए भागते दिखते हैं और इसी वीडियो में दिखता है कि एक आदमी को गोली लगती है और वो ज़मीन पर गिर भी पड़ता है। लेकिन वीडियो में जो पर्यटक जिप लाइन की राइड ले रहा है, उसे पता ही नहीं चला कि पीछे आतंकियों ने हमला कर दिया है और एक के बाद एक कई लोगों को गोली लगी है। राइडर को रवाना करने से पहले ऑपरेटर कुछ बोलते हुए भी सुना जा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी ये स्थिति साफ नहीं हो सकी है। क्या हुआ इस वीडियो में, हम आपको एम्बियंस साउंड के साथ पूरी बात सुनाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अब ये सामने, ये भी किसी सैलानी ने ही शूट किया है। बेसरन घाटी में आतंकी हमला शुरू होने के वक्त का ये वीडियो है। कुछ पर्यटक जान बचाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ लोग एक दुकान के पास खुद को जमीन पर लिटा ले रहे हैं, सुरक्षित मानते हुए कि यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज़ आती है। यहाँ लोगों की जो आवाज़ सुनाई दे रही है, उससे समझ में आ रहा है कि वहाँ दहशत का कैसा माहौल रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि गोलियां बरसाते आतंकी इन सैलानियों के करीब पहुंच रहे हैं। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब आज की तीसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर की ये तस्वीर है। त्रिपुरा के लोग भारत का झंडा लेकर सीमा पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के काम चलाऊ प्रशासक मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाए कि वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत को इस वक्त कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर हज़ारों लोगों की भीड़ बांग्लादेश सीमा पर इकट्ठा हुई। ये तस्वीर आप सिर्फ एनडीटीवी पर इस वक्त देख पा रहे हैं और कैसे इन तमाम भारतीयों ने तिरंगा हाथ में लेकर बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की है। हिंदुस्तान का सरकार से मेरा अपील यही है, बिलोनिया से और 20 किलोमीटर दूर ग्वालियर शिविर से। तो ये तो रही आज की 3 बड़ी तस्वीरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही, और आपने अगर नहीं देखी थी तो हमने सोचा कि सबसे पहले इन तस्वीरों से आपको रूबरू करा दें। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एनडीटीवी के संवाददाताओं की टीम इस वक्त कश्मीर में है और हम वहां से लगातार आपको सबसे नई और सटीक रिपोर्ट्स लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर एलओसी पर एक गांव में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गांव के लोग किसी अनहोनी से बचने के लिए बंकरों की साफ सफाई में लगे हैं। आखिर ये बंकर कब बने, क्यों बने और कितने कारगर हैं,
इस रिपोर्ट को देखिए, आपको सब बात समझ में आएगी। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जब पूरा देश आक्रोश में है और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, ऐसे में बॉर्डर पर क्या तैयारी है? यही जानने के लिए एनडीटीवी संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर पहुंचे एलओसी के पास एक गांव में। श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा और कुपवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर रिड्डी गांव। इस गांव से ठीक 20 किलोमीटर आगे मेरे ठीक पीछे एलओसी है और जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, उसको देखते हुए अब गांव के लोग भी यहां पर डरे हुए हैं। लगातार सेलिंग हो रही है, जिसको लेकर जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुपवाड़ा नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है और यहाँ खड़े होकर सीमा रेखा के उस पार की गतिविधियां भी कुछ हद तक दिखाई देती हैं। एनडीटीवी की टीम कुपवाड़ा में ठीक उसी जगह पर पहुंची, जहां 6 साल पहले पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो पहलगाम हमले के बाद सेना की तैयारी तो है ही, लेकिन जो रिड्डी गांव के लोग हैं उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बंकर के अंदर ले चलता हूं। अगर यहां पर शेलिंग होती है तो गांव वालों ने छुपने के लिए ये बंकर जो है वो तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये बंकर है, यहाँ पर घुटनों के बल ही अंदर आप आ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाने की। थोड़ा आना मुश्किल है और ये देखिए काफ़ी बड़ा ये बंकर है। एलओसी यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है सर। अख्तर जी, अभी क्या माहौल है और क्या तैयारियां आप लोगों ने की हुई है? तैयारी ये है कि इसको साफ सफाई की है, बाकी डर का माहौल तो रहता ही है। अच्छा जी। तो ये बंकर आपने कब तैयार किया था? ये हमने 2019 के बाद ही तैयार किया था। जी। उस समय क्यों तैयार किया था? 2019 में शेलिंग हुई थी तो उसके दौरान हमने बाद में ये तैयार किया, क्योंकि फैमिली थोड़ा बड़ी है तो निकलना बाद में मुश्किल हो जाता है। घर में पेरेंट्स है, बूढ़े हैं वो, तो इसलिए घर के साथ ही बनाए कि हम फ़ौरन इसके अंदर शिफ्ट हो जाए। जी। कितने लोग इसमें आ सकते हैं? लगभग 20-25 लोग आ जाते हैं। जी। तो आपके अलावा जो गांव के बाकी लोग हैं, क्या उनके घरों में बंकर है? न उन्होंने तो किसी ने बनाया है, सबों ने तो नहीं बनाया है। जी। तो कितनी आबादी उसकी होगी इसकी? 1000-1200 की आबादी होगी, 1500 तक। जी। तो 19 में सेलिंग जब हुई थी तब आपके यहाँ कुछ नुकसान हुआ था? हाँ, नुकसान हुआ था। हमारे 3 लोग यहाँ पर मार गई थी। अच्छा। जी। ओके, डेथ हो गई थी उनकी? डेथ हो गई थी। जी। उसके बाद ही अपने बंकर बनाया? हाँ, उसके बाद ही हमने ये बंकर बनाया। एनडीटीवी की टीम जिस वक्त बंकर में मौजूद थी, बाहर सन्नाटा फैला हुआ था। घर में 20 से 25 लोग हैं और इस बात की तैयारी है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत सभी को इस बंकर में शिफ्ट किया जाएगा। इसमें हाइट क्या है इसकी? लगभग 5.5 होगा। 5.5? जी जी। आदमी खड़ा नहीं हो सकता इसी तरह यहाँ। जी। तो जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है, टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, उसको लेकर सारे जो कश्मीरी हैं, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, एक गुस्सा है लोगों में। आपका क्या कहना है इसको? नहीं जी, बहुत गुस्सा है। ये तो गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। ये तो बहुत गलत हुआ है, इंतहा दर्जे का गलत हुआ है। जी। ये बंकर आपने तैयार खुद किया है, किसी से करवाया है? हमने खुद तैयार किया है, अपने पैसे लगाए हैं इसमें। जी। कितना खर्चा आया इसको? लगभग 6 लाख रुपए हमें खर्चा आया है। 6 लाख रुपए? अच्छा। जी जी। तो ये नीचे क्या लकड़ी है? ये फर्श लगाया है इसमें, क्योंकि किसी वक्त नीचे से पानी का हो जाता है तो पानी का वो हमने निकलने का रास्ता भी रखा है कि वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। जी। और ऊपर ये छत है? ऊपर से ये छत है, कंक्रीट की छत है, लगभग 18 इंच की है ये। 18 इंच की छत है? जी। और ये लाइट भी लगी हुई है? लाइट भी लगाई है, सामने रोशनदान भी है? रोशनदान भी है, हवा के लिए अंदर आ रही है। जी। कंक्रीट की छत कितनी मोटी है ये? ये लगभग 18 इंच की होगी। 18 इंच। बम ब्लास्ट भी हुआ तो कोई नुकसान नहीं होगा? जी। तो ये देखिए, करीब 6 लाख रुपए लगाकर ये पूरा जो बंकर है ये तैयार किया है। और कितने परिवार में आपके लोग हैं? लगभग हमारे 20-25 लोग हैं।
तो हमने अपनी फैमिली के लिए बनाया, हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है। अच्छा, 25 लोग सारे इसी बंकर में? जी जी, 25 लोग आ जाते जी। तो कभी बीच में ऐसा हुआ कि कभी आपको छपना पड़ा हो 19 के बाद से? नहीं, 19 के बाद नहीं हुआ। 19 के बाद तो सीज़ फायर हो गया, उसके बाद तो बहुत सुकून था जी। अब तो थोड़ा बहुत डर का माहौल है। माहौल खराब हुआ है? हाँ, डर का, जी जी। अख्तर का कहना है कि 2019 के बाद इस इलाके में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर का माहौल तो है और ऐसे में ये बंकर बड़ा सहारा है। बंकर में ये देखिए, हवा निकलने के लिए ये पूरा एक रोशनदान सा है, पाइप लगा हुआ है, और यहाँ भी एक ये रोशनदान है। ये देखिए, नीचे पानी निकलने के लिए ये इन्होंने जगह बनाई हुई है, ऊपर लकड़ी लगी है और काफ़ी मोटी इसकी छत है। रोशनी यहाँ पर है ऑलरेडी, बिजली जो है वो भी यहाँ पर लाइट लगाई हुई है। तो इस तरह से पूरा ये बंकर तैयार कर दिया है, जिससे कि अगर कोई शेलिंग होती है तो इनके परिवार को नुकसान ना हो। और देखिए कितना, यहाँ तो 25 फुट का ये पूरा बंकर है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, निकलना होगा, ये गेट लोहे का लगा हुआ है ऑलरेडी, इसमें बाहर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको झुककर आना पड़ेगा और घुटनों के बल जो है वो चलना पड़ेगा। तो इस तरह इस बंकर को तैयार किया गया है। और जिस तरह का माहौल है पहलगाम हमले के बाद, थोड़ा डर है लोगों के मन में, उसको देखते हुए जो LOC के पास गांव हैं उन्होंने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुपवाड़ा से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो देखा आपने मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, कैसे जो लोग सीमा पर रह रहे हैं, LOC पर रह रहे हैं, वो कितना इस वक्त डरे हुए हैं, अपनी अपनी तैयारियों में हैं कि कहीं ज़्यादा नुकसान उनको भी ना उठाना पड़े। मेरे साथ मुकेश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश के पास चलते हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार बहुत सी रिपोर्ट्स मुकेश आपने फाइल की, अब आप LOC पर पहुंचे कुपवाड़ा के इलाके में। इस इलाके में शेलिंग्स की घटनाएं होती रही हैं, हमने पहले भी देखा है, सुना है। ये आपकी जो रिपोर्ट अभी हमने दिखाई, ये तो किसी पर्सनल ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए ये बंकर बनाया था। क्या यहाँ पर इस इलाके में शेलिंग होने पर और बंकर बने हुए हैं? क्या बाकी गांव वालों के पास, उस इलाके में रहने वाले लोगों के पास कोई सुविधा है या प्रशासन कुछ इंतजाम कर रहा है? देखिए, लोगों ने अपने अपने तरीके से इंतजाम किए हैं। जिस गांव में मैं गया था, ये रिड्डी गांव है, LOC से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जिनके पास पैसा है उन्होंने अपने बंकर बना लिए हैं या पहले बनाए हैं, कुछ लोग बना भी रहे हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है या जो नहीं बना पाए हैं वो थोड़ा चिंतित हैं। कई ऐसे लोग हमें मिले, खास तौर से उरी के आसपास और कुपवाड़ा के आसपास, जिनके पास बंकर नहीं है, और उनका कहना यह है कि जो LOC है, जो POK का इलाका है, पाकिस्तान है, वो बिल्कुल उनके गांव के नजदीक है, और जब भी शेलिंग होती है तो कई बार उनके घरों में काफी नुकसान हो चुका है, टूट फूट हुई है घरों में, कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। तो उनको चिंता इस बात की कि अगर इस बार शेलिंग हुई तो उनका क्या होगा। तो हमें जो लोग मिले वो दोनों तरह के मिले, इनके पास बंकर हैं और कई लोग ऐसे थे जिनके पास बंकर नहीं है। तो अभी लोग थोड़ा चिंता में हैं, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो भारत है वो बदला लेगा, और दोनों तरफ से जो सेना की तैयारियों की बात है, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों की तरफ से ये बात सामने आ रही है। तो लोगों में एक डर जरूर है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और पहले भी कई बार शेलिंग हुई है, लेकिन हमने अपना गांव नहीं छोड़ा है, अपना गांव हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, और जो भी होगा उसका हम सामना करेंगे। तो ये सारे गांव वो हैं जो बिल्कुल POK के पास हैं, और LOC यहाँ से बहुत नजदीक है। तो चिंताएं जरूर हैं, लेकिन इतनी घबराहट किसी के मन में नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि अपना गांव हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं जो सेना है, जहां पर मैं था LOC के पास, तो सेना की तैयारियां भी अपने स्तर पर चल रही हैं, और जो गांव वाले हैं वो अपनी तैयारियां अपने स्तर पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, हम सब जानते हैं कि एक हफ्ते के दौरान दोनों सीमाओं पर, दोनों मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सेना सीमा के आसपास, LOC के आसपास हो रहा है, और इस बात का एप्रीहेंशन, इस बात का डर बना हुआ है कि कब एक दूसरे पर हमला किया जाएगा, शेलिंग की जाएगी या स्ट्राइक की जाएगी। और इसीलिए जो लोग सीमा पर रहते हैं वो अपनी तरफ से एहतियातन तैयारियों में लग गए हैं। शुक्रिया मुकेश, इस अपडेट के लिए आगे भी आपसे जानकारियाँ लेते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर गतिविधियां काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नई दिल्ली और इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। आज जिस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर मुलाकात की,
जिस तरह आर्मी के टॉप ऑफिसर से पिछले 2 दिन से रक्षा मंत्री की सघन बैठकें चल रही थी और जिस तरीके से आर्मी चीफ ने 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वो पहलगाम भी गए जहां पर ये टेरर अटैक हुआ था, इन सभी हलचलों से पाकिस्तान की बेचैनी बहुत बड़ी हुई है। पाकिस्तान समझना चाह रहा है कि भारत आखिरकार क्या करने वाला है, कैसे रिटेलिएट करेगा, कैसे बदला लेगा। उसी बेचैनी में पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों को अब बचाने में जी जान से जुट गया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। यकीनन देश का खून खौल रहा है। एक तरफ पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर देश का खून खौल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर ऐसी तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान का खून ठंडा पड़ जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 40 मिनट की मुलाकात बेहद अहम रही। वो मुलाकात इसलिए अहम रही कि उस बैठक में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। वो मुलाकात इसलिए भी अहम रही कि उससे पहले लगातार 2 दिनों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं। वो मुलाकात इसलिए भी अहम रही कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच भारत के सामने अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है और इसकी तरफ इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार की रैली में ही कर दिया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के अगले ही दिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ सक्रिय रहे और प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने किसी बड़े हलचल का संकेत दिया है। इसका असर नियंत्रण रेखा के उस पार दिखने लगा है। एनडीटीवी को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार ने अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। यहाँ रहने वाले आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया गया है। ये आतंकी लॉन्च पैड लीपा, जुरा, दूधीनियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली में है। इन लॉन्च पैड में लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान में मौजूद 3 महत्वपूर्ण कैंप से ट्रेनिंग लेकर आतंकी यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। ये आतंकी इन लॉन्च पैड पर खाने पीने और हथियार के साथ रहते हैं और फिर मौका लगते ही भारत की सीमा में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत कहीं बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक कांड के बाद पाकिस्तानी सेना में जवानों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी है, उससे भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बौखलाई हुई है। अब हिंदुस्तान के आक्रामक रुख के बाद उसे चीन से ही उम्मीदें हैं कि वो मदद करेगा। लेकिन क्या 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के मुद्दे पर ठंडा रुख रखने वाला चीन अब की बार कुछ बोलेगा या करेगा? देखिएगा, चीन की अपनी जगह है। ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुद्र में कमज़ोर है और यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। ये चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो
उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। एक तरफ पाकिस्तान बदहवास है तो दूसरी तरफ भारत पूरी तरह तैयार है। अब भारत के 9 बड़े कदमों से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के दिन कैसे शुरू हो सकते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक। नंबर 2, NIA का एक्शन में आना और जांच का तेज होना। नंबर 3, सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब की नियंत्रण रेखा पर पूरी तैयारी। नंबर 4, अब तक 10 आतंकवादियों का घर मिट्टी में मिला देना। नंबर 5, पाकिस्तान के कई YouTube चैनलों को भारत में बंद करके पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करना, जिनमें जियो न्यूज, एरी न्यूज, डॉन न्यूज, बोल न्यूज, सुनो न्यूज, GNN, समा टीवी और समा स्पोर्ट शामिल है। नंबर 6, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का सीधा निर्देश। नंबर 7, भारत की मिसाइलों की ड्रिल और उनको तैयार रखना। नंबर 8, रफाल 2.0 पर मुहर लगाना। और नंबर 9, सिंधु जल समझौते को रोक देना। भारत के ऐसे आक्रामक कदम से एक तरफ पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, वहीं उसको सबसे बड़ी चिंता कश्मीर के लोगों की उसके खिलाफ उठने वाली प्रतिक्रिया से बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आज पाकिस्तान के नाम से लोगों को घिन आने लगी है। 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और कश्मीर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला काफी मर्माहत थे। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन ISIS से की और कहा कि पाकिस्तान ISIS की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि निर्दोष लोगों को पाकिस्तान मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ISI हो या ISIS हो, ISIस खुरासान हो या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। भारत की इस एकजुटता से ही पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये संकट की घड़ी बन गया है। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से बात की तो नवाज ने शहबाज को नसीहत दी कि युद्ध नहीं, वो सब्र से काम ले। वैसे भी पाकिस्तान के पास अब हर मोर्चे पर सब्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। नियंत्रण रेखा पर मुकेश सिंह सेंगर के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट। तो क्या तैयारियां चल रही हैं दोनों मुल्कों की तरफ से, ये आपको बता रहे हैं हम। और आज आप बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच भी राफेल मरीन फाइटर जेट को लेकर एक डील पक्की हो गई है, फाइनल हो गई है। ये डील भारत की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा करने वाली है। राफेल 2.0 की क्षमता हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और परमाणु मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचाने की रहेगी। इसमें 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर हमला करने की क्षमता भी है। इस राफेल की रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज गति से ये उड़ेगा। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, ये भी इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और इसका वजन 10,600 किलोग्राम है, यानी 2028 में हमको पहला ये लड़ाकू विमान मिलेगा। और उसके बाद भारत के पास जो हवाई क्षमता है, मारक क्षमता है, वो पाकिस्तान से और ज़्यादा हो जाएगी। ये मरीन फाइटर जेट है, यानी चलते हुए शिप पर ये विमान उड़ सकता है, उतर सकता है। ये उसकी कैपेबिलिटीज है, राफेल मरीन जेट। इधर भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। उनके पाकिस्तान जाने की मियाद यूँ तो कल ही पूरी हो गई थी, लेकिन अब भी उनको वापस भेजे जाने का सिलसिला चल रहा है। हालांकि भारत में इस वक्त रहने वाले पाकिस्तान चाहे जिस मजबूरी में हो, वो वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहते। लेकिन जिस देश का आर्मी चीफ असीम मुनीर जैसा निर्मम व्यक्ति हो,
उसे उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। इस महिला की आंखों में ये आंसू इसके हमवतनों के दिए हुए हैं। गजाला नाम की ये महिला पाकिस्तान की है, लेकिन 3 साल पहले भारत के रहने वाले मोहम्मद जाकिर से शादी करके दिल्ली में रह रही थी। अब पाकिस्तान ने पहलगाम में जो कुछ किया, उसकी कीमत इस महिला को चुकानी पड़ रही है। सर, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रह रही हूँ। तो अभी पीछे से जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो हमें पीछे से कहा गया कि आप लोगों को यहाँ से यानी मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना एग्ज़िट लेटर लेकर, मेरी कल की तारीख है, मैं यहाँ से आज रवाना हो जाऊँगी। आपने कोशिश की उनसे मांगने की कोई मोहलत मिल जाए, कोई बढ़ जाए? नहीं, कोई मोहलत नहीं थी। जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की जो बताया गया था कि आपको अभी निकलना है इन तारीखों के अंदर, तो बेहतर यही था कि जब आना है वापस तो सही तरीके से, लीगल तरीके से ही जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और क्या बोला गया है, कब वापस आप आ सकते हैं? अभी इसका हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, बस यही कहा गया है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सही हो जाएंगे तो फिर आप लोग दोबारा से वीज़ा लेकर आ सकते हैं। गजाला को पता नहीं कि वो फिर से अपने पति से मिल पाएगी कि नहीं। वो बस इतना ही जानती है कि मंगलवार को उसे वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना का पाप उसके देश के नागरिक ही भोगने के लिए मजबूर हैं। दुख तो है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, टेंशन है। फिलहाल तो ये है कि इनको भेजना बेहतर ही बहुत। आप कल साथ जाएंगे? जी, कल साथ जाऊँगा, मैं यहाँ छोड़ कर आऊँगा। यूं तो भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने की डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में ही फंसे हुए हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को 237 पाकिस्तानी भारत से गए, जबकि 116 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। वहीं सोमवार को 145 पाकिस्तान भेजे गए, जबकि 275 भारतीय पाकिस्तान से वापस लौटे। 1947 में पाकिस्तान बनते ही वहां के हुक्मरानों ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया था, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए भारत के दिल में कोई जगह नहीं बची। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के जरिए सिर्फ 26 परिवारों को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू भर दिए थे। अब उसके देश के नागरिक अपने ही वतन जाने में बिलख रहे हैं। जिन्होंने शादी की है वो भी रो रहे हैं, जो इलाज के लिए आए थे वो भी रो रहे हैं। हम 3-4 पासपोर्ट हैं टोटल, एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है, जिसमें से मेरी मामा इंडियन है और हम दोनों भाई बहन और बाबा पाकिस्तानी हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी मामा आपके साथ पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको इधर रहना पड़ेगा। तो इनको पूछो, अगर आपको आपकी मदर के बगैर रहना पड़े तो कैसा लगेगा? तो हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी मम्मा नहीं जा सकती पाकिस्तान? एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन है, 2 हैं। आज आप वापस जा रहे हो? अम्मी को छोड़ के यार। अम्मी को छोड़ के तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी, अगर अम्मी संभालते थे? अम्मी अबू दोनों संभालते। तो आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगता जी। ये दर्द, ये आंसू, ये बेबसी अगर पाकिस्तान के लोगों की आंखों में दिख रहा है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के कारण, जिन्होंने कश्मीर को गर्दन की नस बताकर भारत के खिलाफ जहर बोया था। और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि उसके एक हफ्ते में पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला हो गया। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जब पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के निवासी ही पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, तो वहाँ के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं का क्या हाल होगा? इसलिए पाकिस्तान से भाग कर आए हिंदू शरणार्थी इस चिंता में हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे तो कैसे जाएंगे, और चले गए तो कैसे बच पाएंगे। वहाँ के हालात भी सही नहीं है, जाके क्या करेंगे? अब हमको इधर सुविधा मिले, अब हम इधर ही रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। जो हम लोग वीजा पे आए थे, अब भारत सरकार यहाँ रहने दे रही है, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली।
अब ओडिशा के बालासोर में रहने वाली 72 साल की रजिया सुल्ताना को ही देखिए, जिन्हें देश छोड़ने का नोटिस मिल गया, जबकि पाकिस्तान में इनका अपना कोई नहीं है। सुल्ताना के घर वालों का कहना है कि रजिया का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनके पिता पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ की नागरिकता ले ली, लेकिन रजिया भारत लौट आई। पिछले साल रजिया के पति की कैंसर से मौत हो गई थी। अब बालासोर में वो अपने बेटे, बहुओं और 5 साल की पोती के साथ रह रही हैं, लेकिन सवाल है कब तक। 70 उनका वहाँ कुछ ही नहीं, पाकिस्तान में उनका कुछ नहीं, उनका जन्म ही, उनका बढ़न ही, इनका शादी ही, इनका औलाद जन्म ही, उनका स्कूल ही, उनका भरता ही, उनका चावल का कार्ड ही, उनका सब कुछ ही। उनका पाकिस्तान में है क्या? कुछ नहीं। मेरी अम्मी अभी तक पाकिस्तान क्या चीज वो जानती नहीं। वो कभी पाकिस्तान नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले शुक्रवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। अब सवाल है कि अगर वो फिर भी रह जाता है तो उसका क्या होगा। नियम तो यही कहता है कि अगर भारत सरकार की तय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में अगर कोई विफल रहता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए पाकिस्तानियों के दिल में इस वक्त दुगधुकी मची है। पाकिस्तानी सेना ने अब की बार पहलगाम में जो किया उससे हिंदुस्तान ही नहीं उबल रहा, बल्कि जल्द ही अपनी फौज की करतूतों से पाकिस्तानी भी विरोध करने लगेंगे। दिल्ली में शुभांग ठाकुर के साथ जोधपुर में अरुण हर्ष, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दरअसल पाकिस्तान आजकल बुरी तरीके से फंसा हुआ है। उसके शासकों और आर्मी चीफ के चेहरे पर लगे पहलगाम में 26 बेगुनाहों के खून के छींटे धुले नहीं हैं। ऐसे में उसको जब लग रहा है कि भारत कभी भी उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, तो वो सीधे परमाणु बम की दुहाई देने लगा है। लेकिन सवाल है कि क्या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल इतना आसान है, और फिर भारत के आगे पाकिस्तान की सैनिक शक्ति कितनी टिक पाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 4, 3, 2, 1, 0। 11 और 13 मई 1998 को जब हिंदुस्तान ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो भारत की असीमित शक्ति के विस्तार को देखकर दुनिया सन्न रह गई या जलने लगी। सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान हुआ, जिसे अपनी बदहाली का भी ख्याल नहीं रहा और उसने भी परमाणु परीक्षण किया। अब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी गर्मी दिखाई तो पाकिस्तान के बोल लड़खड़ाने लगे। उसी बौखलाहट में पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और फिर पाकिस्तान के रेल मंत्री ने एटम बम की धमकी दे दी। बल्कि रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो ये कह दिया कि उनके 130 परमाणु हथियारों के निशाने पर भारत है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। जब भी पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों पर फंसता है तो वो एटम बम चिल्लाने लगता है। 1999 में करगिल के युद्ध में भी पाकिस्तान ने किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसमें परमाणु बम भी शामिल था, लेकिन उस जंग में पाकिस्तान को हारना पड़ा। 2016 में उरी में जब आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उल्टे धमकी भी दी थी कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान पर तभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ तो भी पाकिस्तान एटम बम चला रहा था, लेकिन भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। और अब भारत ने जब पहलगाम के आतंकी हमले पर एक्शन लेना शुरू किया तो फिर से पाकिस्तान ने एटम बम की रट लगा दी। लेकिन ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी झेप मिटाने के लिए लंबी लंबी डीगे हाँक रहा है। ये जो पाकिस्तान की धमकी है न्यूक्लियर हथियारों की, ये बहुत पहले से करी जा रहा है और इस धमकी से भारत नहीं डरेगा। भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। हम पहले न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन
अगर भारत के ऊपर न्यूक्लियर हथियार कोई इस्तेमाल करता है तो मुंह तोड़ जवाब होगा। ये बात सही है कि भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण करीब साथ ही किया था, लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया। ग्लोबल पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। उसी तरह परमाणु हथियारों के मामले में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। रही बात भारत की, तो भारत परमाणु हथियारों पर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर चलता है, जबकि पाकिस्तान इसे कभी नहीं मानता। पाकिस्तान ने ये सोचा कि वो न्यूक्लियर हथियार भारत के ऊपर डालेगा तो जो जवाब पाकिस्तान के ऊपर आएगा, पाकिस्तान में तो एक बच्चा भी नहीं बचेगा। वो बिल्कुल पूरी तरह से 100% नष्ट हो जाएगा। भारत को जितनी डैमेज होगी वो हम सह लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी नहीं बचेगा उस डैमेज को सहने के लिए। भारत की सामरिक ताकत और पहलगाम के आतंकी हमले से अपनी थू के कारण पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। इसी चक्कर में उसके नेता ऊल जुलूल बयान देते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको एक गीत सुनाते हैं। जो गीत हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं वो आजकल बहुत वायरल है, हो सकता है आपने भी सुना होगा। कहा जा रहा है कि इस गाने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन सच्चाई क्या है सारी बात आपको बताएंगे। पहले जरा आप इसे सुन तो लीजिए। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे लुटने, कभी आजाद की जागीर न देंगे, लुटने कभी आजाद की जागीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। ये गाना तब भी वायरल हुआ था जब अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया था। ज़ाहिर है गीत कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए फिर एक बार सुना जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। गीत जिस फिल्म का है उसका नाम है जौहर इन कश्मीर। डायरेक्टर थे IAS जौहर, या ये कहें इंदर सेन जौहर। फिल्म 1966 में रिलीज़ हुई थी और गीत को लिखा था मशहूर शायर और गीतकार इंदिवर साहब ने। कहा जा रहा है कि 60 के दशक में जब फिल्म रिलीज़ हुई तब इस गाने को सेंसर कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई, ये कहा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, हमने पड़ताल की और हमको पता चला कि गाने को बैन नहीं किया गया था। जी हाँ, गाने को बैन नहीं किया गया था। इस गाने से एक शब्द हाजी पीर को हटा दिया गया था। तकनीकी वजह से हम आपको ये पूरा गीत तो नहीं सुना सकते, लेकिन YouTube पर पूरा गीत मौजूद है। आप कहेंगे आप वहाँ पर जाकर सुन भी सकते हैं। कहीं भी गीत में हाजी पीर शब्द आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि हाजी पीर शब्द भी क्यों हटाया गया। दरअसल गीत में एक लाइन ऐसी थी, यूं जीत के हर बार हाजी पीर न देंगे। अब आपको समझना होगा कि हाजी पीर की क्या कहानी है। दरअसल हाजी पीर दर्रा हिमालय के पीर पंजाल रेंज में है, जो कि कश्मीर के पुंछ और पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट को आपस में जोड़ता है। हाजी पीर पर कब्जा होने के कारण पाकिस्तान यहां से न केवल POK बल्कि कश्मीर घाटी पर भी नजर रख सकता है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों से प्रवेश का भी यह मुख्य रास्ता है। दरअसल 1947 के बंटवारे से पहले जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मेन सड़क हाजी पीर से होकर गुजरती थी। लेकिन 1948 में जब POK पर कब्जा हुआ तो पाकिस्तान ने हाजी पीर दर्रे में कब्जा कर लिया। भारत को दोबारा मौका मिला। 1965 के युद्ध में हमारी सेना ने दोबारा हाजी पीर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में लौटने पर राजीनामा हो गया और इस तरीके से हाजी पीर दर्रा एक बार फिर भारत के हाथ से निकल गया। उसी साल दिसंबर में ये फिल्म जौहर इन कश्मीर रिलीज हुई थी, जिसमें ये गाना था, कश्मीर है भारत का, कश्मीर ना देंगे। और इसी गाने की एक लाइन थी, यूं जीत के हर बार हाजी पीर न देंगे। हमें कहीं ये जानकारी तो नहीं मिली कि हाजी पीर वाली लाइन सेंसर किए जाने और हाजी पीर पर कब्जा करके भी ताशकंद में उसे खो देने के बीच कोई संबंध है या नहीं है। लेकिन जो तथ्य सामने आए वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। यानी गीत पर बैन नहीं था, सिर्फ इस लाइन को हाजी पीर जहां पे था उसको बैन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि कश्मीर की तकदीर दहशतगर्दों के हाथों में चली जाए, लेकिन कश्मीर और पूरा भारत ये ठान चुका है कि हर नापाक मंसूबे का जवाब दिया जाएगा और ये दिखने भी लगा है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, पहलगाम हमले के बाद हालात अब संभलने लगे हैं। सबूत सिखाने के हम डरेंगे नहीं, हम फेस करेंगे और हम हमारा भारत देश का नाम ऊंचा करेंगे और हम कभी भी डरेंगे नहीं पाकिस्तान से। फैमिली साथ में हो तो डर क्यों? अगर फैमिली में एक मेंबर इधर हो और हम घर में हो तो फिर डरी होती, लेकिन फैमिली साथ में तो क्यों डरना? फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें किसी भी बात का डर नहीं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने, चलिए जी कश्मीर चलें। सैलानियों का हौसला साबित करता है कि दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। श्रीनगर की डल झील में सैलानी लौट रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इधर, और कोई डर नहीं इधर, और हम किसी से डरते ही नहीं। क्यों डरना है, तो हम आ गए। लोकल लोगों का सपोर्ट के साथ बात हुई, आर्मी के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, पुलिस ने भी, और हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि नहीं, एवरीथिंग इज सिचुएशन इज इन कंट्रोल। एक्चुअल में यहाँ पे वैसा नहीं है, डर का माहौल तो नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ के लोकल पीपल्स इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना हेल्पफुल है, और जितना यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है इतना। इस बीच अभिनेता अतुल कुलकर्णी पहलगाम पहुंचे और ये संदेश दिया कि कश्मीर को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। वो ये कह रहे थे, वो हमें धमकी दे रहे थे कि आप कश्मीर मत आइए, आना मत कश्मीर। तो मुझे लगा कि क्यों भाई, हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम तो आएंगे। आप कुछ भी कहें हमसे, हम तो आएंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। और अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो वो उनकी जीत होगी। चलिए जी कश्मीर चलें, चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने, चलिए जी कश्मीर चलें। हिंदुस्तान की ये जागीर है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है। चलिए जी कश्मीर चले। इधर आतंकी हमले के 6 दिनों बाद पहलगाम के बाजार में कई दुकानें खोली गईं। फिलहाल पहले जैसे हालात नहीं हैं, इसलिए पर्यटन से जुड़े लोगों में निराशा है। पर ठीक चल रहा था, 2-4 दिन से डाउन हो गया है। हाँ, सवारी नहीं मिलती। नहीं, सवारी कहाँ मिलेगी। बाकी दिनों में क्या होता? बाकी ठीक था। हाँ। बस कमा लेते, अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। हाँ जी। बहुत मुश्किल, इसी काम नहीं आएगा तो कैसा चलेगा? उससे बिना कहाँ काम चलता है यहाँ पर भैया, टूरिस्ट से काम पर चलता था। अच्छा, काम धंधा तो सर कुछ नहीं है, यही टूरिस्ट लोग पे था, वो हमारा मेहमान लोग है, उसके साथ जब ये हो गया क्या करेगा। घर कैसे चलता है? घर तो इसी पे था, तो अब कहाँ चलेगा, आपको पूरा ही पता है जी सर। टूरिस्ट से कुछ कहना चाहते हो वापस? टूरिस्ट तो आना चाहिए, टूरिस्ट तो हमारा मेहमान लोग है, हम तो टूरिस्ट के साथ क्या है। सीजन होता था हाँ, यही कमा लेता था, दिन भर कमाता था, रात को खा लेता था जी सर। हाँ, काम का दिन हो जाता था। टट्टू वालों का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक पर्यटकों की कमी की वजह से उन्हें अपना घर चलाने में काफी दिक्कत होगी। कश्मीर में शांति बनी रहे, कश्मीर आर्थिक प्रगति के रास्ते पर दौड़े, टूरिज्म वहां फले फूले, इससे बड़ा और करारा जवाब अपने दुश्मन मुल्कों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन सुरक्षा बलों को मजबूती के साथ तैनाती रखनी पड़ेगी ताकि टूरिज्म पर विपरीत असर ना पड़ने पाए। इस बीच आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में जिस कथित घोटाले के चक्कर में उस वक्त की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की छवि खराब हुई, उन पर आरोप लगे, और जिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, उस मामले में अब उनको क्लीन चिट मिल गई है। जहां दिल्ली की एक अदालत ने ठेका देने के मामले में कलमाडी, उनके साथी रहे ललित भनोट
और दूसरों के खिलाफ ईडी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट इस मामले में लगा दी है। ये समझा जा सकता है क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का मतलब ये हुआ कि अब ये केस बंद हो गया है। यानी जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे वो साबित नहीं करा पाई ईडी और अंततः उसने कोर्ट को ये रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा बूस्टअप होगा ये, लेकिन बीजेपी को अब जवाब देना होगा। कांग्रेस उनको घेर सकती है। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली। रैली में कमलनाथ को छोड़कर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पुराने से लेकर नए तमाम दिग्गज एक साथ मौजूद रहे। बस नेता ही नेता दिखे, जनता कहीं नहीं दिखी। हालत यह रही कि मंच पर जितने नेता कार्यकर्ता थे, नीचे उतने लोग भी नजर नहीं आए। यानी जो आया वो मंच पर आ गया। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर दिग्विजय सिंह को कहना पड़ा कि अगली बार वे भी नीचे जनता के साथ ही बैठेंगे। लेकिन सवाल बाकी रह गया कि किस जनता के साथ। मंच देखिए, मंच की भव्यता देखिए। मंच पर मौजूद एक से बढ़कर एक मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों का दीदार कीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की एकता को मापने की गफलत मत कीजिए। हम आपको आगाह कर रहे हैं, क्यों ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए ये मजमा क्यों लगा है। एमपी कांग्रेस ग्वालियर के फूलबाग मैदान में जुटी है। यह पार्टी की संविधान बचाओ रैली है। इधर मजमा लगा है, लेकिन दूसरी तरफ मेला उठ चुका है, लुट चुका है। ओह माफी, भूल सुधार। दरअसल मेला लगा ही नहीं तो लुटने और उठने की क्या बात की जाए। क्यों बात की जाए। इन्हीं खाली कुर्सियों से मुखातिब दिग्विजय सिंह वादा किया, अगली दफे से जमीन पर धरी एक कुर्सी भरने की जिम्मेदारी मेरी। मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करें। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो कोई। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस यहाँ मजबूत है। हम लोग संविधान न केवल बचाएंगे, लेकिन जिन वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उन वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। देखिए राजा साहब, अगली बार कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले श्रोता और आपके सामने सैकड़ों कांग्रेसी वक्ता की नौबत ना आ जाए। खैर, कांग्रेसी मंच तक सिमटी इस रैली में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया को कोसा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नागरिक विहीन रैली को नागरिक रैली कहा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी बोले, सीनियर लीडर अरुण यादव भी। लेकिन सवाल बाकी रह गया कि इन्हें मौके पर सुना कौन। मंच पर लगे मजमे और सामने बैठने वालों का इंतजार करती कुर्सियों की बेचारगी को देख ख्याल आया, कांग्रेस को मुफ्त की सलाह दे ही डालने का मन आया। क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े नेताओं को दूर दूर से आने की, बैसाख के महीने में पसीना बहाने की। कहीं किसी बड़े शहर के आलीशान बड़े कमरे में बैठकर चिंतन कर लेते। संविधान तो वैसे भी महफूज है, पार्टी के कुछ पैसे जरूर बचे रह जाते। बहरहाल यहाँ जानकी वल्लभ शास्त्री जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर महीं से उतना वही बड़ा है। लेकिन यहाँ तो न जनता धरती पर बैठी, न उनके लिए बिछाई गई कुर्सियों पर। अलबत्ता कांग्रेसी नेता, उनके कारिंदे, उन कारिंदों के कारिंदे मंच पर काबिज होने की विचित्र होड़ में जरूर हैं। अगर ये सब मंच के जरिए नभ को छूकर बड़ा बनने की ठान रहे हैं तो ऐसे में पार्टी तो जमीन से जुड़ने से रही। ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो देखा आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल हो गया है। आज मेरे साथ फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।